दोस्तों, तो आज की वीडियो में कवर करेंगे लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 12 के पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 5 है समकालीन विश्व में सुरक्षा, तो सिक्योरिटी इन द कंटेम्पोररी वर्ल्ड। तो चैप्टर नंबर 5 है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो देखेंगे लोग। तो सुरक्षा क्या है और पारंपरिक धारणा और बाहरी सुरक्षा। तो पारंपरिक धारणा है बाहरी सुरक्षा की, अपारंपरिक धारणा है आंतरिक सुरक्षा की। और सुरक्षा के पारंपरिक तरीका प्लस औपचारिक दूसरा है प्लस अपारंपरिक तरीके और खतरे के नए स्रोत और सहयोग मूलक। और लास्ट में देखेंगे लोग भारत सुरक्षा की रणनीतियाँ क्या क्या है। तो सिक्योरिटी की बात करेंगे तो सिक्योरिटी इज द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग सिक्योर। तो सुरक्षा सुरक्षित होने की गुणवत्ता या स्थिति है। इसके हिंदी मतलब होता है, तो सिक्योरिटी का मतलब है खतरे से आज़ाद। तो इंग्लिश में सिक्योरिटी का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। तो खतरे से आज़ादी हिंदी में इसका मतलब होता है। तो सुरक्षा के परिभाषा तो बहुत बड़ी है, लेकिन केवल उन्हीं चीज़ों को सुरक्षा का विषय बनाया जाए जिनसे केंद्रीय मूल्य कोर वैल्यू प्रभावित हो। तो केंद्रीय मूल्य, तो किसके केंद्रीय मूल्य? पूरे देश के या आम नागरिकों के केंद्रीय मूल्य। मैं कंक्लूजन बता देती हूँ निष्कर्ष के सुरक्षा के कंक्लूजन देखिए निष्कर्ष। तो इसके मतलब होते हैं ऐसे खतरे जिनको रोकने के उपाय न किए गए तो केंद्रीय मूल्यों को क्षति होगी। तो सुरक्षा का मतलब है ऐसे खतरे जिनको रोकने के उपाय न किए गए तो केंद्रीय मूल्यों को क्षति होगी। तो सिक्योरिटी क्या है? तो सिक्योरिटी का मतलब है जीवन की कठिनाइयों से सुरक्षा और चिंता से दूर रहने की स्थिति या चिंता मुक्त होना। द स्टेट ऑफ फीलिंग सेफ बीइंग फॉर फ्रॉम वेयर। सुरक्षा का मतलब है आप सेफ फील करो, भय ना हो, आप सेफ फील करो। और अगर हम सिक्योरिटी को नेशन से, राष्ट्र से जोड़ दें तो इस राष्ट्र को दो तरह से खतरा हो सकता है। एक होगा आंतरिक सुरक्षा और दूसरा होगा बाहरी सुरक्षा। दूसरा है देश की सीमाओं के बाहर के बाहरी सुरक्षा। तो संप्रभुता, अखंडता, स्वतंत्रता ये केंद्रीय मूल्य हो गई, कोर वैल्यू केंद्रीय मूल्य हो गई हमारी। और यहाँ पे जब दूसरा देश आक्रमण कर रहा है तो या फिर सैन्य हमला कर रहा है तो ऐसे में हमारे केंद्रीय मूल्य को हानि होगी। तो बुनियादी तौर पर 3 विकल्प होते हैं। तो पारंपरिक धारणा और बाहरी सुरक्षा की बात करेंगे तो सबसे पहले बुनियादी तौर पर 3 विकल्प इसमें होते हैं। तो पहला है बिना आत्मसमर्पण, बिना युद्ध के बात मान लेना। दूसरा विकल्प है युद्ध को इस स्तर पर ले जाना कि सामने वाला युद्ध ना कर सके सहम कर। और तीसरा है पारंपरिक धारणा बाहरी सुरक्षा। तो तीसरा है डिफेंड, तो युद्ध छिड़ गया तो अपनी रक्षा करनी है। तो तीसरा है अगर युद्ध छिड़ गया है तो अपनी रक्षा खुद करनी है। और पारंपरिक और बाहरी सुरक्षा में एक तत्व होता है अवरोध, टॉलरेंस। दूसरा हो गया शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। एक और सिद्धांत है गठबंधन, अलायंस बिल्डिंग। अवरोध के जो सिद्धांत है, तो पहला सिद्धांत क्या कहता है? तो अवरोध की नीति की बात करें तो युद्ध की आशंका को रोकने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर युद्ध हो गया तो युद्ध को सीमित व समाप्त करना। अगर युद्ध हो गया तो युद्ध को सीमित करना व समाप्त करने की कोशिश करना अवरोध का काम। और दूसरा देखेंगे लोग शक्ति संतुलन। तो शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर के क्या मतलब? तो जिस देश से खतरा हो या ताकतवर देश हो या हमला किया हो या आशंका हो हमला करने की, तो ऐसे में शक्ति संतुलन अपने पक्ष में रखना होता है। और ये हम कैसे कर सकते हैं? तो सैन्य ताकत बढ़ा करके। तो सैन्य ताकत कैसे बढ़ेगी? तो आर्थिक प्रौद्योगिकी विकास होगा तब सैन्य ताकत बढ़ेगा और आर्थिक प्रौद्योगिकी विकास से। और तीसरा सिद्धांत देख रहे हैं गठबंधन, अलायंस बिल्डिंग। तो इसका मतलब है कई देश शामिल हो जाए सैन्य हमलों को रोकने के लिए एक साथ आ जाए। तो गठबंधन किस पर आधारित होगा? तो गठबंधन मतलब राष्ट्रीय हितों पर आधारित होगा गठबंधन। लास्ट इसमें कहा जाता है कि ज्यादातर खतरा बाहरी देश से है। तो इस व्यवस्था में तो जो बाहरी सुरक्षा की पढ़ रहे हैं लोग, ये धारणा क्या कह रही है कि ज्यादातर खतरा बाहरी देश से है। अब देखेंगे लोग इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। तो इसमें पारंपरिक धारणा को देखेंगे लोग। तो अब सवाल उठ गया, क्या सुरक्षा आंतरिक शांति व कानून व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती? प्रश्न हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे लोग तो किसी देश के अंदर हिंसा मच गई और रक्तपात हो गए और सांप्रदायिक दंगे हो गए, तो क्या तब इसे सुरक्षित वातावरण कहेंगे? तब यहाँ पे सुरक्षा कैसे? तो बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों ही जरूरी होती है। तो बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा ये दोनों हमारे केंद्रीय मूल्य को प्रभावित। रीजन क्या था? तो अगर सेकेंड
वर्ल्ड वार की बात करें, सेकंड विश्व युद्ध की बात करें, तो ऐसे में पूरा विश्व 2 गुट में बटा हुआ था। एक तरफ अमेरिका, दूसरे तरफ यूएसआर सोवियत संघ था। तो ये दोनों एक दूसरे को शत्रु मान रहे, और ऐसे में क्या हो रहा है, तो आंतरिक सुरक्षा और चैलेंज पे ध्यान नहीं जा रहा है। दूसरी विश्व युद्ध के दौरान जो वो समय चला ना 30-40 साल का, तो उस समय किसी ने भी आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों को महत्व नहीं दिया। अगर 1940 के दशक की बात करें तो बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए थे। 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे, नए स्वतंत्र हुए थे। और 9 स्वतंत्र राष्ट्र के सामने 2 चुनौतियां थी। एक तो पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका रहती, दूसरा अंदरूनी सैन्य संघर्ष की चिंता है। और सुरक्षा के पारंपरिक तरीका में देखेंगे तो पहला हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित हो, और न्याय युद्ध तो उचित कारणों पर युद्ध, आत्मसम्मान और दूसरों के नरसंहार से बचाने के लिए युद्ध हो। और सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में देखेंगे लोग तो इसमें कुछ पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है फिल्म्स और मेंस के लिए। तो केवल सैन्य खतरा नहीं बल्कि मानवता के लिए खतरा भी शामिल है, और मानव अस्तित्व पर चोट करने वाले खतरे इस धारणा में संदर्भी का दायरा बड़ा है, और केवल व्यक्ति नहीं बल्कि मानवता की सुरक्षा संदर्भी का दायरा बड़ा है, और केवल व्यक्ति नहीं बल्कि मानवता की सुरक्षा विश्व की सुरक्षा, मतलब मानवता की सुरक्षा पूरा विश्व की सुरक्षा की बात की जाती है, मतलब विश्व सुरक्षा की बात हो रही है। और पारंपरिक सुरक्षा के कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो पारंपरिक सुरक्षा में सैन्य खतरे से सुरक्षा, तो ये पारंपरिक सुरक्षा या पारंपरिक धारणा हो गई। सैन्य खतरों से सुरक्षा संदर्भ में 3 बातें या प्रश्न आते हैं। पारंपरिक सुरक्षा के धारणा में 3 बातें आती है। पहला है किन चीज़ों से सुरक्षा और किन खतरों से सुरक्षा, और तीसरा है सुरक्षा का तरीका। और संदर्भी का मतलब होता है कि किसे सुरक्षा चाहिए। और मानव और जनता की सुरक्षा में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। इसमें ये कहा गया है कि केवल विदेशी हमलों से बचना है जनता को, या फिर अपने सरकार से भी बचाना है जनता, या खुद अपनी सरकार से रक्षा भी इसमें शामिल है। इसमें देखेंगे लोग कुछ खतरों की बात करेंगे लोग तो जैसे हिंसा, रक्तपात और अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध, जनसंहार, आतंकवाद से बचाना। तो आखिर खतरा किससे है जनता को, तो हिंसा, रक्तपात, अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध, जनसंहार, आतंकवाद से बचाना लोगों को, ये भी हमारा जिम्मा है, इन सब से बचाना कर्तव्य है। तो ये खतरा संकुचित में आ गए, ये खतरे संकुचित अर्थ में हो गए। और विश्वव्यापी खतरा में देखेंगे लोग तो व्यापक अर्थ में खतरा देखेंगे लोग तो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप वृद्धि, आर्थिक सुरक्षा, मानवीय गरिमा और सम्मान को बचाने भी सुरक्षा है कर्तव्य। चाहे किसी तरह के अभाव हो तो अभाव से मुक्ति, भय से मुक्ति, ये इसका व्यापक अर्थ। खतरे के नए स्रोत में देखेंगे तो आतंकवाद, मानवाधिकार और वैश्विक निर्धारण। तो खतरे के नए स्रोत को 3 भागों में बांट कर देखेंगे। एक है आतंकवाद, दूसरा है मानवाधिकार, तीसरा है वैश्विक निर्धारण। और मानवाधिकार को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है राजनीतिक मानवाधिकार, तो राजनीतिक मानवाधिकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आएगी। और राइट टू वोट की बात करें, इसके अलावा बहुत सारे अधिकार। दूसरा अधिकार है आर्थिक व सामाजिक अधिकार, तीसरा है अल्पसंख्यकों के अधिकार। और यहाँ पे यूएन के द्वारा ये कहा जाता है कि अगर आपके ह्यूमन राइट्स के मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, छीने गए हैं या उल्लंघन हुआ है, तो इसके रक्षा के लिए हथियार उठा ले और युद्ध करे। तीसरा है वैश्विक निर्धारणता, तो इससे 2 भागों में बांट करेंगे। एक देश जो अमीर है, दूसरा जो गरीब है। तो जनसंख्या, अमीर देश के पास जनसंख्या कम है, और जनसंख्या कम करने के लिए कई तरह से नीतियाँ अपनाई। और यहाँ पे जनसंख्या कम हो और धन ज़्यादा हो, और आर्थिक अवसर ज़्यादा। जनसंख्या कम है, धन अधिक है, तो इनके पास आर्थिक अवसर ज़्यादा है। और एक ये गरीब है, गरीब देश जिनके पास जनसंख्या में वृद्धि है और गरीबी ऐसे में बढ़ जाएगी, या गरीबी में वृद्धि हो गई तो इनके पास आर्थिक अवसर, तो यहाँ पे आर्थिक अवसर नहीं मिले। नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन, प्रवास। तो प्रवास के मतलब है माइग्रेशन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, और जैसे शिक्षा, आर्थिक, रोजगार। इसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले। अप्रवासी वो व्यक्ति होगा जो अपने मर्जी से एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया हो, या अपनी मर्जी से कुछ अवसरों के कारण एक स्थान से को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना। यहीं पे रिफ्यूजीज की बात करें तो रिफ्यूजीज के कॉन्सेप्ट कहता है कि शरणार्थी वे लोग होते हैं जो युद्ध व अकाल के कारण अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर, किसी भी कारण या कोई भी प्राकृतिक आपदा के कारण वजह से अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर हो जाए। लॉ क्या, कानून क्या बन गया कि आप शरणार्थियों को स्वीकार करें, और अप्रवासी को स्वीकार करने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। एक और टर्म आता है आंतरिक रूप से विस्थापित जन। इसका एग्जाम्पल है कश्मीर। किसका विस्थापन हुआ, कश्मीरी पंडितों के। और
भारत की सुरक्षा संबंधी रणनीतियों के 4 घटक है। पहला है सैन्य कार्यबल या ताकत क्षमता को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय संस्था को माने और देश की अंदरूनी समस्याओं को निपटने की तैयारी। कश्मीर, पंजाब, मणिपुर, उग्रवाद। तो एग्जाम्पल्स के लिए जैसे देश की अंदरूनी समस्याओं से निपटने के लिए तैयारी हो, जैसे उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई करनी है, जैसे कश्मीर, पंजाब, मणिपुर हो गया। तो यहाँ पे उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई करनी है और आर्थिक विकास और आर्थिक सम्मान। तो हमें आर्थिक विकास पे भी काम करनी है। तो आर्थिक विकास कैसा हो कि आर्थिक सम्मान या समानता भी बढ़े और गरीबी व अभाव को मिटा सके। लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहिए। तो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो देख लेते हैं लोग और एक एक करके कवर करेंगे लोग। तो वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों, और दूसरा है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, और तीसरा है पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक, और विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा, साझी संपदा देखेंगे लोग, और पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष और संसाधनों की भू राजनीति को देखेंगे लोग। तो सबसे पहले वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है, तो ये देख लेते हैं लोग। 4-5 मुद्दे को देखेंगे लोग। तो कृषि युग भूमि सीमित, तो कृषि युग भूमि सीमित है और खाद्य उत्पादन कम है। अगर कृषि युग भूमि सीमित है तो ऐसे में खाद्य उत्पादन भी कम होगा, और खाद्य उत्पादन का कम होना ये पूरे विश्व के लिए समस्या है, क्योंकि सभी देश आपस में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। और मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो लोगों के पास स्वच्छ पानी नहीं है। तो मानव विकास रिपोर्ट ये बताते हैं कि लोगों के पास स्वच्छ पानी नहीं है पीने के लिए, और प्राकृतिक वनों की कटाई हो रही है। तो ऐसे में पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जैव विविधता की हानि होगी। और तीसरा ओजोन गैस की मात्रा कम हो जाना, और समुद्र प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। तो इस मुद्दे पे सभी को साथ मिलकर काम करना है। तो वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों, तो पहला कारण कृषि भूमि, समुद्र प्रदूषण इत्यादि, और इन मामलों का समाधान अकेले सरकार नहीं कर सकती, इसलिए सभी देशों का सब लोग साथ में आकर करते हैं। ऐसे में एक प्रश्न पैदा हो गया कि इन संसाधनों की रक्षा कौन करेगा, तो इन संसाधनों को कौन हानि पहुंचा रहा है और कौन बचाएगा, और जिम्मेदारी किसकी है, और प्राकृतिक संसाधन पर हक किसका है। तो इतिहास में हम देखेंगे कि 1960 के बाद आर्थिक विकास को लेकर एक रिपोर्ट आती है, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो ये आर्थिक विकास है वो पर्यावरण पर होने आर्थिक विकास ये टिकाऊ नहीं होगा, और आर्थिक विकास और पर्यावरण के चिंता उठ गई कि आर्थिक विकास कर रहे हैं और पर्यावरण को निगलेक्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसे में टिकाऊ नहीं। तब ऐसे में एक रिपोर्ट आती है क्लब ऑफ रोम की, इसकी रिपोर्ट आती है 1972 में, और इस रिपोर्ट के शीर्षक था लिमिट्स टू ग्रोथ की बात की। और लिमिट्स में ये कहा गया कि विश्व की जनसंख्या बढ़ना प्राकृतिक संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो ऐसे में यूनिप के द्वारा यूनाइटेड नेशंस और इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हिंदी होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो यूनिप के द्वारा रिपोर्ट में कुछ बातें की गई, जैसे पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर सम्मेलन करना शुरू किया। यह मुद्दा विश्व राजनीति का मुद्दा बना। 1992 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण व विकास पर सम्मेलन किया गया, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ, और इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसे अर्थ सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। और 1987 में एक रिपोर्ट आई थी, और इसका शीर्षक था और कॉमन फ्यूचर, आर्थिक विकास टिकाऊ नहीं होंगे। तो इसमें यह कहा गया था कि आर्थिक विकास टिकाऊ नहीं होंगे। तो 1987 में जो रिपोर्ट आया था उसका शीर्षक है और कॉमन फ्यूचर, और इसमें यह कहा गया था कि आर्थिक विकास टिकाऊ नहीं होंगे। एजेंडा 21 रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, और इसमें मुद्दे रखे गए थे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के नियम जो इसमें कुछ निर्धारित किए गए। और एजेंडा 21 ये करेगा आर्थिक विकास से पर्यावरण को हानि न हो, और ऐसे विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट धारणीय विकास कहते हैं। और वर्ल्ड मैप देखेंगे लोग जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। और ग्लोबल साउथ कंट्री देखेंगे लोग, तो ग्लोबल साउथ देश में एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आते हैं। तो ये ब्लू पेन वाले ग्लोबल साउथ कंट्री के देश है, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया। और ये ग्लोबल नॉर्थ देश की बात करें तो अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। तो ये जो ब्लैक पेन वाला है वो ग्लोबल नॉर्थ कंट्री के देश है, जैसे कनाडा हो गया, यूरोप, रूस और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और उत्तरी गोलार्ध के देश विकसित है, अमीर है, और संसाधन इनके पास ज़्यादा।
और साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां में देखें, कॉमन वर्क डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों में देखेंगे तो इसे दो भागों में बांट कर देखेंगे। एक विकसित देश और दूसरा है विकासशील देश। तो विकसित देशों ने तर्क दिया कि पर्यावरण संरक्षण में हर देश की बराबर जिम्मेदारी, और विकासशील देश ने तर्क दिया कि विकसित देशों ने ज्यादा प्रदूषण, पारिस्थितिकी को ज्यादा हानि पहुंचाई, इसीलिए भरपाई ज्यादा करे। साथ ही इसमें यह कहा कि विकासशील देश औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे, इसीलिए प्रतिबंध न लगाया जाए और विशेष जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। ग्लोबल साउथ तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया चल रही है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम है और क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता न हो। और तो UNFCCC 1992 इस बात को स्वीकारा कि देश अपनी क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारियां निभाए। ग्लोबल कॉमन में एक बात क्या कॉमन हो गया कि पूरे समुदाय का अधिकार हो, तो यहाँ पर प्रबंधन का अधिकार भी सबका होना चाहिए। और विश्व संपदा, और इस संपदा को विश्व संपदा भी कह सकते हैं। वायुमंडल, जैसे कि बात करें वायुमंडल की, और ये विश्व अधिकार होगा, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके एग्जाम्पल है। और साझी संपदा में देखेंगे लोग, जो कि बात करेगा समान अधिकार की और समान उत्तरदायित्व, गुणवत्ता में ह्रास या कमी होगी, तो यहाँ पे उपाय सभी को करने होंगे। और रियो घोषणा पत्र में देखेंगे तो विश्व बंधुत्व की भावना हो। तो रियो घोषणा पत्र में कहा कि विश्व बंधुत्व की भावना हो। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में देखेंगे तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर वर्ष 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में तथा इसके सफल संशोधनों के बाद में मानव जनित ODS और कुछ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs की खपत एवं उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए बातचीत की गई थी। और क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी GHG ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करके पार्टियों के लिए प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है। और क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अपनाया गया और 16 फरवरी 2005 से प्रभाव में आया। और पर्यावरण के मामले में भारत का पक्ष देखेंगे लोग, तो पर्यावरण के मामले में भारत के पक्ष की बात करें तो एक पक्ष की क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए 2002 में भारत ने हस्ताक्षर। दूसरा देखेंगे लोग भारत के तर्क क्या है, तो विकसित देश, तो भारत का तर्क ये है कि विकसित देश जो उत्सर्जन है वो ज़्यादा कर रहे हैं कंपेयर टू विकासशील, इसलिए जिम्मेदारी भी ज़्यादा उठानी होगी कंपेयर टू विकासशील देश। पर्यावरण के मामले पर ये भारत के पक्ष है। इसी में भारत ने क्या तर्क दिया, तो भारत ने तर्क दिया कि विकासशील देशों की अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक व सामाजिक विकास है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो ये विकसित देश है, क्योंकि विकसित देशों के पास प्रौद्योगिकी है, तो जो विकसित देश है वह स्वच्छ प्रौद्योगिकी प्लस वित्तीय संसाधन तो वो विकासशील देशों को मुहैया कराए। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, तो कार्बन क्रेडिट एग्जाम्पल। और पर्यावरण आंदोलन एक या अन्य, तो पर्यावरण आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास, सक्रिय पर्यावरण आंदोलन, सामाजिक चेतना प्लस राजनीतिक रूप इसने दे दिया। और एक ताकतवर उद्योग देखेंगे लोग, तो खनिज उद्योग का परिणाम क्या है, तो नकारात्मक है, जैसे जल थल वायु पर। ऐसे में कई सारे आंदोलन हुए वनों को बचाने के लिए, बाद विरोधी आंदोलन। और संसाधनों की भू राजनीति में देखेंगे लोग, तो रिसोर्स जियोपॉलिटी में, तो संसाधनों की भू राजनीति के बारे में एक लाइन में कहा, तो किसे क्या कहा, क्या कब और कैसे हासिल होगा, यही संसाधनों के भू राजनीति, ये अर्थ है इसका। तो अगर यूरोपीय देशों की बात करें तो यूरोपीय देश विश्वव्यापी प्रसार रहा और इसका कारण क्या था, संसाधन। और नेक्स्ट देखेंगे शीत युद्ध के महत्व, शीत युद्ध में भी इसके महत्व पता चला, जिसके पास जितने संसाधन होगा वो उतना ही शक्ति संपन्न होगा। और 20वीं सदी की बात करें तो अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर हो गई। तो ऐसे में खाड़ी युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट घटना मानी जाती है। ये लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 12 के ये पार्ट 2 की चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर 7 है। तो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। तो वैश्वीकरण की अवधारणा और वैश्वीकरण के कारण प्रभाव को देखेंगे लोग। और भारत और वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण की अवधारणा बहुआयामी है। और वैश्वीकरण के कारण और प्रभाव के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक देखेंगे लोग। और भारत और वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण का प्रतिरोध, भारत के संदर्भ में भी देखेंगे लोग। और वैश्वीकरण के नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष देखेंगे, जैसे कि किसान आत्महत्या कर लेता है, उसकी फसल खराब हो जाती है और इसने मल्टीनेशनल कंपनी से बहुत महंगी बीज खरीदे हुए थे, तो ऐसे में किसान आत्महत्या कर लेते हैं। और सकारात्मक में देखेंगे वस्तु खरीदी जो कि दूसरे देश, और कुछ अवसर ऐसे भी थे जो महिलाओं को जो पहले कभी नहीं मिले। और प्रक्रिया प्रोसेस, तो इंटीग्रेशन, कंपनी, व्यक्तियों की, सरकारों, राष्ट्रों। और वैश्वीकरण में ये जो प्रभाव हो रहा था, तो ये बहुआयामी वैश्वीकरण के बुनियादी पहलू है। प्रभाव किस किस चीज का होगा, तो विचारों का, वस्तु, लोग, व्यापार और पूंजी का। तो विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, और ये जुड़ाव बहुआयामी
बहुआयामी अवधारणा है। तो कैसा कंसेप्ट है? बहुआयामी अवधारणा है। कारणों की बात करें कि आखिर वैश्वीकरण का कारण क्या रहा, तो विश्व के एक हिस्से की धारणा की प्रभाव अन्य हिस्से पर थी, और दूसरा है वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। सबसे पहले इसमें कारण हो गया प्रौद्योगिकी। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता जाएगा वैसे वैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, और विश्व के एक हिस्से की धारणा की प्रभाव अन्य हिस्से पर थी। और प्रौद्योगिकी में देखेंगे लोग तो जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रो चिप और संचार क्रांति। और वैश्वीकरण के प्रभाव में 3 तरह के प्रभाव पड़ेंगे लोग। पहला है आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। पहला है आर्थिक और दूसरा है सांस्कृतिक, तीसरा है राजनीतिक। तो राजनीति में देखेंगे तो राज्य या सरकार की क्षमता में कमी, और यहाँ पे राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप माना जाता है। राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है। तो पहले सरकार लोक कल्याणकारी है, तो ऐसे में लोक कल्याणकारी सरकार क्या कर रही है, तो लोगों को फ्री में अनाज दे रही है और गरीबों को मदद करना, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए कार्य करना। वैश्वीकरण में लोक कल्याणकारी सरकार की जगह नीतियां बाजार आधारित हैं। तो ऐसे में आर्थिक सामाजिक प्राथमिकताओं का निर्धारण, और आर्थिक में देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक है, WTO और IMF, ये सारे नीतियां बना रहे हैं। और साथ ही वैश्वीकरण के कारण आर्थिक प्रक्रिया तेज हो गई है, और पूंजी निवेश बढ़ा है देशों के बीच में, और व्यापार, इनपुट एक्सपोर्ट ये भी बढ़ा है, और रूल्स, नियमों और प्रतिबंध का कम हो। वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव में देखेंगे तो आर्थिक रूप से कमजोर को और गरीब, और पुनः उपनिवेशीकरण। इस प्रक्रिया को कुछ लोगों के द्वारा पुनः उपनिवेशीकरण कहा गया। तो संस्कृति के नकारात्मक पक्ष प्लस सकारात्मक पहलू भी है। वैश्वीकरण को मैकडोनाल्डीकरण, जैसे आपने बर्गर खाया तो डोसा को क्या छोड़ दिया, तो ऐसे में ऑप्शन मिल जाता है। तो मैकडोनाल्डीकरण का मतलब होता है अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया। और भारत और वैश्वीकरण देखेंगे लोग तो प्राचीन समय से देखेंगे लोग तो पूंजी, वस्तु, लोगों, विचार के सारे वैश्वीकरण के कंसेप्ट। और दूसरा आता है औपनिवेशिक दौर। तो भारत ब्रिटेन के कच्चे माल का निर्यात औपनिवेशिक दौर में जबरदस्ती हमारा वैश्वीकरण कर दिया, और जैसे भारत ब्रिटेन के कच्चे माल का निर्यातक। तीसरा है आत्मनिर्भर, कि हमें अपने यहाँ ही उद्योगों को लगाना है और विकास, और अगर उद्योगों का विकास करेंगे तो इसे ही संरक्षणवाद की कमी। तो प्राचीन स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास पर ध्यान नहीं। ब्रिटेन में जो वस्तुएं बनी उसका आयातक था, और उद्योग का विकास, संरक्षण। तो यहाँ पे उत्पादन करना सीखा हमने। और प्रतिरोध का कारण वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद है, और तो विश्वव्यापी पूंजीवाद का प्रचार है। तो ऐसे में अमीर ज्यादा अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है। ये जो विश्वव्यापी पूंजीवाद है तो इसका नकारात्मक प्रभाव है, असमानता को बढ़ावा दे रहा है, और कुछ क्षेत्रों को संरक्षणवाद की आवश्यकता थी। सांस्कृतिक प्रभाव, और इसमें ये भी कहा जाता है भारत के संदर्भ में भी कि कुछ क्षेत्रों का संरक्षणवाद की आवश्यकता थी। और दूसरी बात इसमें यह है कि सांस्कृतिक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।